हाँ तो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। तो बच्चा पार्टी हमने स्टार्ट किया था अपना सेशन 2024 एंड 25, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट डिटेल में इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूं। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, इन 3 सब्जेक्ट की टेंशन अपने भाई पे छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ। बस आओ अपने भाई के साथ पढ़ाई करो, दैट्स इट। और बाकी काम आपके भाई का। चलो बेटा, इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, होता क्या है इसमें, इसका मीनिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है, ये माइक्रो से कैसे अलग है, सब सीख लेंगे इसी वीडियो में। चलो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, आप क्लास 11 से क्लास 12 में आ गए, आप बड़े हो गए हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई है, बढ़ी है ना। तो बेटा जैसे आप बड़े हुए हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी है। ऐसे ही 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था माइक्रो। वो कहते थे आप बच्चे हो, अभी छोटे लेवल पे स्टडी करो। अब आप 12th में आ गए हो, अब आप बड़े हो गए हो, तो आप बड़े लेवल पे स्टडी करो। बस इतना याद रखना है। 11th क्लास में पढ़ी थी माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे स्टडी करना। किसको? इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करना है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जब आप छोटे लेवल पे स्टडी करते थे तो किसमें आता था वो? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब जब बड़े लेवल पे स्टडी करोगे तो किसमें आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बस इतना याद रखना है, दैट्स इट। क्योंकि मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो जब माइक्रो लेवल पे स्टडी करना है तो इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और इंडस्ट्री की स्टडी करते हो। जब मैक्रो लेवल पे स्टडी करो तो पूरी की पूरी इकोनॉमी की बड़े लेवल पे स्टडी करते हो। सो सिंपल। चलो, तो कीवर्ड, कीवर्ड क्या है हमारा यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए स्टडी करते हैं, दैट्स इट। हर जगह आपको यही मिलेगा। देखो जरा डेफिनेशन देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है। क्या स्टडी करती है? इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जिन बच्चों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं पता, अभी बताता हूँ, ठीक है। तो जो स्टडी करती है, मतलब इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी कर रही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, किसके लेवल पे? इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल, दैट्स इट। पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करोगे तो क्या बोलेंगे उसे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। रट गया? आई नो दैट। और थोड़ा डीप आते हैं और थोड़ा इजी करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है पहले ये समझते हैं। वैसे तो आप 11th क्लास में पढ़ा है, मुझे पता है, बट ठीक है, 30 सेकंड्स में कोई इशू नहीं होता। बट आपको पता है सारे रिसोर्सेज क्या है? स्केयर है। जितने भी रिसोर्सेज है हमारे पास वो क्या है? लिमिटेड है। कितना भी हो हमेशा कम होता है ना कम। अब उस कम को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है अलग अलग जगह पे। जो रिसोर्सेज है उनका क्या है? अल्टरनेटिव यूज है। हर रिसोर्स का आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कि भैया चुनना पड़ता है कि इस रिसोर्स का इस्तेमाल किस जगह करें। वही होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसको आप दो लेवल पे स्टडी करते हो, माइक्रो और मैक्रो। अगर इंडिविजुअल के लिए, हाउस होल्ड के लिए या इंडस्ट्री के लिए स्टडी कर रहे हो, छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हो तो माइक्रो, बड़े लेवल पे कर रहे हो तो मैक्रो। चलो अब तो बिल्कुल क्लियर है, राइट। एक बार फटाफट डिफरेंस देख लेते दोनों के बीच में। तो पहले कीवर्ड पे आते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी एज अ होल किसमें होता है? मैक्रो में। इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, इंडस्ट्री किसमें आता है? माइक्रो में। दैट्स इट, क्लियर। बस तो फटाफट देख लेते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, दैट इज बेसिक ऑफ स्टडी। कि भैया इसमें स्टडी का बेसिस क्या है, किस बेस पे आप माइक्रो और मैक्रो को स्टडी करते हो, ठीक है। तो माइक्रो में आप स्टडी करते हो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, जिसको आप प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हो या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बोलते हो। उसको स्टडी करते हो किसके लेवल पे? इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म या इंडस्ट्री के लेवल, मतलब छोटे लेवल पे, क्लियर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हो? यहाँ पे भी आप प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं उसको स्टडी करते हो। इकोनॉमी एज अ होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए, क्लियर। इकोनॉमिक वेरिएबल, माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स का आप इस्तेमाल करते हो बेटा? तो यहाँ पे वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं कंज्यूमर डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई, ठीक है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज किए जाते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि आपको पता है पूरी की पूरी इकोनॉमी को लेना है, तो इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर है, जितने भी कंज्यूमर है, उनकी डिमांड और सप्लाई को हमें एग्रीगेट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, क्लियर। चलिए इकोनॉमिक एजेंट, यहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट क्या है हमारा?
फोकस ऑन द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट, यहाँ पे ना इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट पे फोकस किया है, दैट इज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पे फोकस किया जाता है इंडिविजुअल एजेंट्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल, जो कि स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है हमारी, उनके ऊपर भी, कि भैया इंडिविजुअल मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर पर फोकस करना है, साथ में पूरी की पूरी कंट्री दैट इज स्टेट, जिसको हम स्टेट बोलते हैं, या फिर जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है उन पे भी हमें फोकस करना है। क्लियर बेटा, चलिए डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब जोड़ना, ठीक है ना, एग्रीगेट करना। तो यहाँ पे तो क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, कि बहुत जोड़ना पड़ता है, कि पूरी पूरी इकोनॉमी को जितने भी चीजें हैं उन सबको एग्रीगेट करना पड़ता है, फिर स्टडी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, यहाँ पर लिमिटेड एग्रीगेशन है। स्टेट ऑफ अजम्पशन, अज्यूम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स, कि सारे सारे वेरिएबल्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कौन से वेरिएबल, टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं वो हम क्या मानते हैं यहाँ पर, कांस्टेंट। ऑन द अदर हैंड हम मैक्रो में इन वेरिएबल्स को क्या मानते हैं, चेंजिंग मानते हैं। मैं और सिंपल करता हूं इस कांसेप्ट को, देखो बेटा, जब आप माइक्रो की स्टडी करोगे ना, तो आप अज्यूम करके चलना कि मैक्रो के सारे वेरिएबल जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। सिमिलरली जब हम मैक्रो की स्टडी करते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि माइक्रो के सारे वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट है। दैट्स इट, सो सिंपल, बस। चलिए अगला आता है सेंट्रल इशू। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्स है आपके, उसको आपको एलोकेट कैसे करना है, उसको कहां पे यूज करना है, दैट्स इट, वही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है मेनली डिटरमाइन किया जाता है क्या, ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, कि पूरा का पूरा आउटपुट कितना प्रोड्यूस करा है, और ओवरऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सारे मेन सेंट्रल इश्यूज होते हैं किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कितने एम्प्लॉयड है कितने अनएम्प्लॉयड है, सब चीजें इसमें स्टडी की जाती है। ठीक है, चलिए मेथड ऑफ स्टडी, यहाँ पे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किया जाता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता क्या है, जब आप इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हो, एनालाइज करते हो विथ टू वेरिएबल ओनली, केवल दो वेरिएबल की मदद से, बाकी वेरिएबल को आप कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हो, तो उसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, जब आप सभी वेरिएबल्स को कंसीडर करते हो और इक्विलिब्रियम निकालते हो, तो उसे बोलते हैं जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जो कि हम यूज करते हैं किसमें, मैक्रो में। ठीक है, तो आपको पार्शियल और जर्नल इकोनॉमिक एनालिसिस भी पता होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया। दो वेरिएबल केवल यूज करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं सारे वेरिएबल्स का यूज करके, मोर देन टू वेरिएबल्स का यूज करके, तो उसमें बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स, मैं दोनों में क्या पंगा है, क्या पैराडॉक्स है दोनों के बीच में, समझो इस चीज को बेटा। सेविंग जो होती है ना, ठीक है, वो माइक्रो लेवल पे बहुत बढ़िया है, बट मैक्रो लेवल पे सेविंग बहुत बेकार है। तो जो चीज माइक्रो पे अच्छी हो, जरूरी नहीं है कि वो मैक्रो लेवल पे भी अच्छी हो, और जो चीज मैक्रो लेवल पे अच्छी हो वो माइक्रो लेवल पे भी अच्छी हो। इट्स नॉट कंपल्शन। सेविंग एग्जांपल पे दोबारा आते हैं। सेविंग जो है, अगर मैं इंडिविजुअली कर रहा हूं, मैं एज ए इंडिविजुअल एक सेविंग कर रहा हूं, तो क्या होगा, मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा। सिंपल सी बात है। तो बड़े भी घर में बोलते हैं ना कि सेव करो सेव करो सेव करो, राइट, इससे फ्यूचर सिक्योर होगा। बहुत बढ़िया है, इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग बहुत बढ़िया है, फ्यूचर सिक्योर, सब कुछ सेट है, चलो। बट यही चीज मैक्रो लेवल पे बहुत बेकार है, क्योंकि जब आप मैक्रो लेवल पे सेविंग करते हो, तो उसका मतलब होता है कि आप डिमांड कम कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है और प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, और प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, बेरोजगारी फैलेगी, और साथ में जीडीपी भी, जो कंट्री की जीडीपी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बहुत बेकार हो जाता है इस लेवल पे, मैक्रो लेवल पे सेविंग करना। तो इसलिए बोलते हैं जो माइक्रो पे अच्छा है जरूरी नहीं मैक्रो पे अच्छा हो, जो मैक्रो पे अच्छा जरूरी नहीं कि वो माइक्रो पे अच्छा हो। दैट्स इट, इजी। आई होप माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस दिमाग में बिल्कुल छप गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आपका भाई यही है, बता देना, डिटेल में और समझा दूंगा। चलो बेटा, तो बच्चा पार्टी अगला टॉपिक आता है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। पहले तो स्कोप का मतलब समझ लो कि भैया किन किन चीजों को वो इंक्लूड करता है अपने अंदर, सिंपल वर्ड्स में। तो स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? मैक्रो इकोनॉमिक्स का वही स्कोप है जो आपकी बुक में चैप्टर्स है। तो जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वही स्कोप है किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो कोई पूछता है व्हाट द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो भैया अपने चैप्टर्स का नाम लिख दो, इजी। देखो जरा कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं आपको। तो एक टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बेटा ये पूरा टॉप चैप्टर है आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई है तो यही है, क्योंकि ये कैलकुलेट करता है पूरी की पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम।
पूरे पूरे देश की क्या इनकम है, पूरे देश की टोटल इनकम कितनी है, जिसमें हम स्टडी करते हैं जीडीपी, एनडीपी, सब चीज डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आएगा बहुत। ठीक है बेटा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में पहला टॉपिक आता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है। अगला आता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों को, कितने लोग बेरोजगार है, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, वो सब पढ़ना है किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। राइट। तो सेकंड पॉइंट है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें मेन थ्योरी आती है केंशियन थ्योरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है। आगे हायर क्लासेस में आप बीकॉम वगैरह में बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसको। राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्लेन करती है कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बेरोजगारी क्यों है और उसको ठीक करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक थ्योरी ऑफ मनी। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम मैक्रो में पढ़ते हैं वो होता है पैसे के बारे में। पैसे की थ्योरी, पैसे का नेचर समझेंगे, पैसे से पैसा कैसे बन रहा है, मनी क्रिएशन कैसे हो रही है, क्रिएशन ऑफ मनी जो कि करती है कौन, कॉमर्शियल बैंक मार्केट में मनी क्रिएशन कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे। राइट। साथ में हम देखेंगे कि सेंट्रल बैंक जो है किसी भी कंट्री का, वो कंट्री को कैसे रेगुलेट करता है। राइट। कंट्री में मनी को कैसे रेगुलेट करता है, पैसे को कैसे फैलाता है, कैसे कंट्रोल करता है उसे। ठीक है। सब पढ़ेंगे किसके अंदर हम, थ्योरी ऑफ मनी में, जो भी एक टॉपिक है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। चलो बेटा अगला आता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का, कि भैया चीजों की कीमतें बढ़ रही है, चीजों की कीमतें कम हो रही है। बोलते हो सुना होगा कि भैया चीजों की कीमतें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, हाँ या नहीं। बट बेटा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। अब वो कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये इन्फ्लेशन गैप, चीजों की कीमतें बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, ये कम हो रही है तो कैसे कम होती है, उसे स्टेबल कैसे किया जाएगा, वो सब स्टडी करते हैं किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन गैप। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। राइट। इट रिवील द ट्रेंड पाथ ऑफ द जनरल प्राइस लेवल, की प्राइस लेवल का पाथ क्या है, कि कब बढ़ा है कब कम हुआ है। ठीक है। जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन गैप जो आया है वो क्रिएट हुआ है इकोनॉमी में, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा। चलिए अगला आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि भैया गवर्नमेंट का क्या रोल है। इंडिया में गवर्नमेंट का मतलब मोदी सरकार सिंपल वर्ड में। राइट। तो क्या रोल है पर्टिकुलर गवर्नमेंट का, कहां पर, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी को गवर्नमेंट कैसे चला रही है। और इकोनॉमी में गवर्नमेंट का नाम से मतलब है हम पूरी गवर्नमेंट की स्टडी नहीं करने वाले। राइट। हम नहीं स्टडी करने वाले कौन सा लीडर अच्छा है, नहीं बिल्कुल नहीं। हमारा काम है कि भैया गवर्नमेंट ने जो बजट क्रिएट किया है उसे स्टडी करो। तो मैक्रो इकोनॉमिक भी उसी को स्टडी करता है, गवर्नमेंट के बजट को, जो इंपैक्ट करता है हमारे इकोनॉमी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट को डिटेल में पढ़ना होता है। एज ए मैक्रो इकोनॉमिक स्टूडेंट वी नीड टू स्टडी, एज ए कॉमर्स स्टूडेंट वी नीड टू स्टडी बजट इन डिटेल, बजट के हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में समझना चाहिए। ठीक है। पढ़ेंगे आगे एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगला और आखिरी टॉपिक जो है इसका वो है एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट क्या होता है बेटा, डॉलर लेने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे इन शॉर्ट, उसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट। अप्रोक्सीमेटली 88 89 चल रहा है कि $1 के लिए आपको 88 रुपए देने पड़ेंगे, मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है बट इतने चल रहा है। ठीक है। तो यही है फॉरेन एक्सचेंज रेट। दूसरी करेंसी लेने के लिए अपनी करेंसी कितनी वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कितने देने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं क्या, एक्सचेंज रेट। चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, देखा जाए तो एक स्टेटमेंट है, एक रिकॉर्ड है हमारी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की कंट्रीज के बीच में, जिसमें हम एक रिकॉर्ड रखते हैं किसका, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो मतलब हमारी कंट्री बाहरी कंट्री से कितना इंपोर्ट कर रही है, कितना एक्सपोर्ट कर रही है, इसका हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये ट्रेड रिलेशन शो करती है हमारी कंट्री का बाहरी कंट्री से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा। चलिए आई होप स्कोप समझ में आ गया, हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अपने चैप्टर्स में, बड़ा मजा आएगा, स्वाद आ जाएगा। चलो बेटा तो अगला टॉपिक आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। भैया बहुत देर से बोल रहे हो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो तो बताओ। तो बेटा वही समझेंगे इस टॉपिक में। सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस। ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों जरूरी है इतना पढ़ना, इसको क्यों पढ़ा रहे हैं हमें 12th क्लास में, अगर जरूरी नहीं तो नहीं पढ़ाते भैया ये। ठीक है। बहुत जरूरी है इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो पहला आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी।
मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो किसी भी इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है आपको। तो आप किसी भी इकोनॉमी को आपको स्टडी करना है तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को आपको स्टडी करना पड़ेगा। देखो कैसे, आप किसी भी देश की नेशनल इनकम निकालते हो, ठीक है, आपने क्या करा, नेशनल इनकम कैलकुलेट करी किसी भी देश की, तो उससे आपको पता लगेगा कि उस देश में किस लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, कि कितने लेवल पे कितना ज्यादा कर रहे हैं और किस नेचर की इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो वो पता लगेगा। ऐसे ही जब आप स्टडी करोगे अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उससे पता लगेगा कि भैया प्रॉब्लम क्या है वहां पे, ठीक है ना, कितने लोग बेरोजगार है, क्यों है, कैसे हैं, वो सारी प्रॉब्लम अपने सामने आ जाएगी और उसको वो कंट्री कैसे हैंडल कर रही है। सिमिलरली जब आप गवर्नमेंट के बजट को देखोगे तो पता लगेगा कि इकोनॉमी जो है गवर्नमेंट द्वारा कैसे रेगुलेट की जा रही है, गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर इकोनॉमी को कैसे रेगुलेट कर रही है, कैसे चला रही है। तो क्या हुआ, अभी मैं 3 का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, राइट, उनसे क्या पता लगता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी की, इकोनॉमी है कैसी, डीप डिस्क्रिप्शन इकोनॉमी के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। ठीक है बेटा, चलो आगे आता है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी चीज के लिए रोड मैप बनाने के लिए, जैसे आपको 12th में 95 प्लस लेके आने हैं, लाने हैं ना, आप तो मेहनत कर लो, तो उसके लिए आज से ही आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसका एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सिमिलरली अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें रोड मैप चाहिए। अब रोड मैप बन कब सकता है, जब आपको पता हो कि नीड्स क्या है, उस इकोनॉमी की जरूरत क्या है, और उस इकोनॉमी के पास उस ग्रोथ को अटेन करने के लिए रिसोर्सेज क्या क्या है, मीन्स क्या है, किस तरीके से जाएगा, राइट, उसकी जरूरत क्या है, उसके पास मीन्स क्या है, उन दोनों को स्टडी करोगे तभी तो उसके लिए आप एक प्लान तैयार करोगे, सिंपल। ठीक है, चलिए अगला होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बेटा किसी भी इकोनॉमी का स्टेबल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, राइट। तो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत ही बहुत वाइड एस्पेक्ट है, ठीक है, जिसको डील करते हैं कौन, सेंट्रल बैंक और हमारी गवर्नमेंट, राइट। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे जो सेंट्रल बैंक है वो बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, और जो गवर्नमेंट है वो बनाती है कैसी, फिस्कल पॉलिसी, राइट। जब भी चीजों की कीमतें बढ़ती है या घटती है, राइट, तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट इन दो पॉलिसीज के जरिए क्या करती है, उसे हमारी इकोनॉमी को स्टेबल कर देती है। अगर हमारी इकोनॉमी में पैसों की मतलब चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी तो उस टाइम पे कौन आएगा रोल में, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट, जो क्या करेगी, उसको स्टेबल करेगी। स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलिए अगला आता है बीओपी। अभी मैंने आपको बीओपी से पीछे बताया है, तो बीओपी का जो स्टेटस है वो पता लगता है किससे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, राइट। तो वो जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बीओपी जो है वो बताता है हमें, परफॉर्मेंस रिवील करता है हमारी इकोनॉमी की, ठीक है, किसके मुकाबले में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी देश के मुकाबले में हमारी कंट्री की क्या परफॉर्मेंस है वो हमें बताता है, राइट। कौन, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है, ये शो करता है, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी की कैपेसिटी कितनी है एक्सपोर्ट करने की, या फिर कंपल्शन कितना इंपोर्ट करना है, कितना उन्हें इंपोर्ट करना ही करना है कि वो सस्टेन कर पाए, और कितनी उनकी कैपेसिटी है कि कितना वो एक्सेस प्रोडक्शन कर पाते हैं कि बाहरी कंट्रीज को दे पाए, वो सब स्टडी करते हैं किसमें, हम बीओपी में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, कहां से पता लगे कितने गरीब है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी से। उस गरीबी को दूर कैसे करना है, उसके लिए रोड मैप कैसे क्रिएट करेंगे, पॉलिसीज प्लान्स कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर द इनसाइट टू द प्रॉब्लम ऑफ, जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बताता है, एक इनसाइट प्रोवाइड करता है, किसका, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन, इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है हमें कि पॉल्यूशन हो रहा है, राइट, इन्वायरमेंट को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं हम लोग, वो सब प्रॉब्लम्स को हमें बताता है और उससे डील करने के मेथड्स भी बताता है। ठीक है, चलिए पॉलिसी फॉर्मेशन, पॉलिसीज जो बनानी है आपको मैक्रो लेवल पे, पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, आपको पता है या फिर इकोनॉमिक्स जो पॉलिसीज को सजेस्ट करते हैं, वो सारी पॉलिसीज बनेगी कैसे बेटा, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स जो वेरिएबल्स है उसकी स्टडी करोगे, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आउटपुट अलग अलग सेक्टर का, राइट। इन सब चीजों को स्टडी करोगे तभी तो पॉलिसीज बना पाओगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंट्री की। सो दैट्स इट विद आवर वीडियो बच्चा पार्टी। आई होप हर कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि कंसेप्ट ही किंग है, कंसेप्ट इज किंग। कंसेप्ट समझ में आ गया तो सब आ गया। फिर भी अगर किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो आपका भाई यही है, कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया ये टॉपिक दोबारा बता दो, अलग से वीडियो बना के आपका भाई आपको पढ़ाएगा, डोंट वरी। और कंसेप्ट क्लियर हो गया तो
कमेंट सेक्शन में क्लियर जरूर लिखना, बड़ा हौसला मिलता है। तो बेटा ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, हर कंसेप्ट को ठीक से क्लियर करता रहूंगा, आपको बस अपने भाई से बनाना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी आपके भाई की वीडियो आएगी। नॉक नॉक भाई की वीडियो आ गई। चलो बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।